नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं शो की कोटा की खबर से, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गए 2 कोचिंग छात्र 8 दिनों से लापता हैं। उनमें से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, दूसरा अब भी गायब है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद खबर है कि 11 फरवरी को जो छात्र लापता हुआ था उसका शव अब कोटा के जो बाहर चंबल नदी है उसके पास जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की जो वन है वहाँ पर उसका शव मिला है। एक खाई में एक तरह से गिरा हुआ था शव। लगता है कि छात्र ने वहाँ ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ सर कूद के अपनी जान दी है। जो ये छात्र है इसने टेस्ट देने के बाद ये हॉस्टल के बहाने निकल गया था और उसके बाद में इसके जो लास्ट लोकेशन थी वो वहाँ पे एक महादेव का मंदिर है, वहाँ पर इसका बैग, चाबी और बताया जाता है कि मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर मिला था। उसके बाद में लगातार सर्च ऑपरेशन चला था छात्र को ढूंढने के लिए। करीब करीब 70 एसडीआरएफ के जवान, पुलिस इसमें लगे थे, ड्रोन भी लगाए गए थे। गोताखोरों ने भी नदी का पूरा नदी में भी उसको ढूंढा जा रहा था, लेकिन आखिरकार यहाँ पर इसका शव मिला है। बहुत ही दुखद घटना है। ये 5वां ऐसा केस है जहाँ कोटा में छात्र ने सुसाइड किया है कोचिंग के प्रेशर से, पढ़ाई के प्रेशर से। और लगातार इस तरह से जो घटनाएं हो रही है बहुत चिंता का विषय है। कई विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि कोचिंग में जो बच्चे आ रहे हैं, करीब 2 लाख बच्चे एक समय में कोटा में होते हैं, आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज लिमिट होना चाहिए कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को दाखिला नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि जो बच्चों का एप्टीट्यूड है उन्हीं को कोचिंग में दाखिला मिलना चाहिए, ना कि सब बच्चों को वहाँ पर भर दें, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा आएंगे कोचिंग में उतना ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन बच्चों को मुनाफा का ज़रिया नहीं सोचकर जो उनका बचपन है, जो उनको किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, उनके जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उन सब पर ध्यान देना चाहिए। और किसानों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत हुई है। सरकार का प्रस्ताव किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। 5 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी का सरकार का ये प्रस्ताव था। चौथे दौर की बातचीत में सरकार ने ये प्रस्ताव दिया था। किसानों ने सरकार के सामने अपनी 12 मांगे रखी हैं। विविधीकरण के सरकार के प्रस्ताव से किसान सहमत नहीं है। इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। देखिए, रविवार रात को जो किसानों और सरकार के साथ में जो बातचीत हुई थी उसमें दोनों पक्षों की ओर से कहा गया था कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, उससे एक उम्मीद बंधी थी। लेकिन आज जो शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको वो खारिज करते हैं, और 21 तारीख को जो दिल्ली मार्च है उसको वो शांतपूर्ण तरीके से शुरू करेंगे। खारिज करने के पीछे किसान जो नेता हैं उन्होंने ये कहा कि चूँकि 5 फसलों पर सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी की वो गारंटी देंगे, लेकिन किसान नेताओं का ये आरोप था सरकार के ऊपर में कि उन 5 फसलों पर जो गारंटीड जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात सरकार कह रही है, उसमें एक ये क्लॉज जो है लगाया जा रहा है कि जो किसान धान या गेहूं की फसल को छोड़कर और फिर वो मक्का, कपास या फिर उड़द, तूर और इनकी खेती करेंगे उनको ही सिर्फ ये लाभ मिलेगा। तो उनका ये कहना था कि 23 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। अगर वो नहीं देती है तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह रही कि आज किसान संगठनों ने ये कहा है
कि सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं वो, और 21 तारीख को शांतपूर्ण तरीके से वो दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। हालांकि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर बैरियर लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, कैसे ये शांतपूर्ण मार्च निकलेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर 21 तारीख को क्या होगा। लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना होगा कि क्या सरकार कोई नया प्रस्ताव लेकर किसानों से बातचीत करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे आंदोलनकारी हैं, उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और इससे पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने भी सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो फिर से एक बार जो है वो सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच में डेडलॉक पैदा हो गया है। देखना होगा कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवि संजय शुक्ला, NDTV इंडिया। गढ़चिरौली कुरखेड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस थाने से 500 मीटर दूरी पर ही प्रेशर कुकर में 2 किलो विस्फोटक लगाकर उड़ाने की साजिश थी। सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी भेजकर बम की खोज शुरू की गई तो जंगल में पगडंडी से लगकर कुकर को जमीन में छुपा पाया गया। बम मिलते ही बम निरोधी दस्ते को बुलाया गया और उसे वहीं नष्ट कर दिया गया। जांच में पता चला कि कुकर में 2 किलो हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव था। और सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसको लेकर सरकार में शामिल शिंदे गुट शिवसेना के सांसद राहुल शिवाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहम जानकारियां सामने रखी कि धारावी का डिजिटल सर्वेक्षण होगा। सटीक जानकारी के बाद मास्टर प्लान तैयार होगा। इसके बाद अहम जानकारी ये दी कि अपात्र लोगों को मुंबई में ही बसाया जाएगा। उनकी इस बात पर धारावी के लोग क्या कह रहे हैं, मानते हैं कि चिंता दूर होगी। देखिए मुंबई से रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का डिजिटल सर्वे होगा। सरकार में शामिल शिंदे शिवसेना गुट सांसद राहुल शिवाले ने धारावी पुनर्विकास परियोजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस सर्वे के जरिए धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए निवासियों और घरों के बारे में सटीक जानकारी जमा की जाएगी ताकि पुनर्विकास प्रक्रिया को गति दी जा सके। अपील की गई कि धारावी वासी किसी भी दुष्प्रचार का शिकार हुए बिना इस सर्वे का समर्थन करें। नए नॉर्म्स की वजह से, नया क्राइटेरिया की वजह से लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा और पात्र हो जाएंगे। तो इसके लिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्वे के लिए लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे के बाद पूरी आइडिया आ जाएगी और तभी पूरा जो मास्टर प्लान है तभी बनाया जाएगा। पात्र धारावी में ही बसेंगे और जो अपात्र हैं उन्हें मुंबई में ही सॉल्ट पैन लैंड वाले वडाला कंजूर मार्ग इलाके में बसाया जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया। ये लोगों के मन में एक चिंता थी कि हमारा जो अपात्र लोग हैं उनका भी पुनर्वसन मुंबई के बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी जो सॉल्ट पैन की जगह उपलब्ध होने की वजह से उनका पुनर्वसन वडाला हो या कांजूर मार्ग उस जगह पे वहाँ पे होगा। जी, और इसको लेकर जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सर, उनको किस तरह से आप जवाब? हाँ, जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं वो धारावी के लोगों को गुमराह करने के लिए और ये प्रोजेक्ट न होने के लिए पूरा उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़े वकील संदीप कटके और सामिया कोडे जैसे कुछ लोग जहां अब भी चिंताएं सामने रख रहे हैं, तो वहीं धारावी वासी यूसुफ शेख, रिजवाना खान जैसे कई लोग खुश हैं और चिंताओं को बेतुका बता रहे हैं। पुनर्विकास को कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम जितने भी लोग जुड़े हैं वो कोई भी पुनर्विकास का विरोध नहीं कर रहा है। हम सबको विकास चाहिए। हमको मालूम है कि धारावी के लोगों की जिंदगी जो है बदतर हो चुकी है, लेकिन इसको और बदतर ना हो इसके लिए हम सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं। अब वहाँ पे जहाँ पे खाड़ी है, जहाँ पे मच्छर काटते हैं, वैसे जगह पे धारावी करों को डालोगे। सरकार ने तो मतलब जो ये मेरा मानना है कि बहुत सही कदम लिया है। क्या लोग जो धारावी में रह रहे हैं, मैं टी जंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ मच्छर नहीं है, यहाँ खाड़ी नहीं है, लोग फिर भी यहाँ रहते हैं। अगर उनको अच्छी जगह पे बॉम्बे के किसी कोने पर उनको अच्छा रूम, अच्छा एरिया जैसे डेवलप करके दिया जाता है तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे लोगों को सिर्फ घर के बदले घर भी मिल जाए तो भी वो चले जाएंगे। सही ढंग से अगर लोगों के बीच में जाओगे तो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। हाँ, वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे जिनका यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, 4 महला उन्होंने बनाया है, 2 माले पे 3 माले पे उनका कारखाना चल रहा है, 40-50 हज़ार रुपये भाड़ा आ रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। उन्होंने जो बात कही है वो मायने रखती है, लेकिन वो कई सरकार के प्रवक्ता तो नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, जीआर निकाला था सॉल्ट पैन के लैंड को लेकर, मुलुंड के लैंड को लेकर, वैसे ये जो बात उन्होंने कही है वडाला के बारे में या मुंबई में ही बसाया जाएगा, उसके बारे में जीआर तो गवर्नमेंट ने अभी तक निकाला नहीं है और वो जो बाइट है वो तो अभी तक देखी नहीं है मैंने। लेकिन अगर ऐसा है तो नोटिफिकेशन निकाला जाए। डेवलपमेंट के पक्ष में हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि धारावी का निर्माण हो और धारावी सुधरे,
जिस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना साल होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पिछड़ा इलाका है ये। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और हमें सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, जो पात्र हैं वो भी और जो अपात्र हैं वो भी। किसी हाल में धारावी सुधरे तो सही। मैं बतौर धारावी रहवासी के लिए मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार ने जो भी फैसला लिया है बहुत बेहतरीन लिया है। अगर पात्र को भी वही दिया जाए जो अपात्र को दिया जाता है तो पात्र वालों की मांग बढ़ जाएगी कि भाई जब हम लोग पात्र होकर के भी हमें वही दिया जा रहा है जो अपात्र वालों को दिया जा रहा है तो उनमें हमें फ़र्क क्या है। तो अगर कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट फ़र्क करती है कि उनको थोड़ा सा दूर देती है कहीं देती तो उसमें हमको खुश होना चाहिए और उस सरकार के फैसले से खुश होना चाहिए। धारावी को बदहाली से मुक्त कराने की कोशिश सालों पुरानी है। साल 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण का गठन किया। वहां रह रहे परिवारों और घरों की पात्रता का आधार, प्रक्रिया और जांच में ही कई साल बीत गए। साल 2022 29 नवंबर को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने स्लम को फिर से बनाने के प्रोजेक्ट की बोली जीती है। परियोजना के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी SPV बनाई जाएगी। इस SPV में अडानी प्रॉपर्टीज की 80% हिस्सेदारी होगी और महाराष्ट्र सरकार की 20%। SPV के ही माध्यम से रीडेवलपमेंट के बाद धारावी के योग्य लोगों को निशुल्क आवास प्रदान किए जाएंगे। 259 हेक्टेयर में फैली धारावी के स्लम एरिया को अलग अलग फेज में रीडेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले से धारावी में रह रहे हैं उन्हें दस्तावेजों के आधार पर पात्र मानते हुए मुफ्त में 350 स्क्वायर फीट का पक्का मकान दिया जाएगा। इस परियोजना की कुल समय सीमा 7 साल बताई जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास की योजना करीब 20 साल पुरानी है। इंतजार लंबा चला, अब धारावी जल्द विकास चाहती है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और पहाड़ों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है दिखाएंगे आपको तस्वीरें। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और मौसम का मिजाज बदल रहा है, पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में कई जगह बर्फ पड़ रही है। हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और इस बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों के लोगों को भी एक बार फिर से सर्दी का असर दिख रहा है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।